Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session of Class 10th Bihar Board English paper. Guys, हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले इंग्लिश रीडर फिनिश किया एंड नाउ वी आर टू पैनोरमा. अब हम लोग पैनोरमा पर आते हैं विच इज नॉट इंग्लिश रीडर, और इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन शुरू करते हैं. मेनली इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों दे रखे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोज सेक्शन. और इसमें पहला टॉपिक है द पेस फॉर लिविंग. The Pace for Living, written by R.C. Hutchinson. R.C. Hutchinson द्वारा लिखित पेस फॉर लिविंग चैप्टर को लेकर के मैं एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं. एंड नॉट टू से कि इफ यू आर अ न्यू वन, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, और खासकर इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बिहार बोर्ड, तो ये तो खैर आप ही के लिए है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंग्लिश से जुड़ी हुई या अन्य भी विषयों से जुड़ी हुई आपकी सारी तैयारियों का पूर्ण समाधान यहाँ आपको हमेशा प्राप्त होता रहे, और जो भी हम लोग नई वीडियो लेकर आए आपको वो तुरंत मिल जाए और आप उसे देख करके समझें. इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी या इस प्रोज को समझाऊं, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपने शायद अपने आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो अभी भी स्मार्टफोन के जमाने में बटन वाला फोन यूज करता हो. कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो बटन वाला भी फोन यूज नहीं करते होंगे. मेरे एक फ्रेंड है जो आज भी वो छोटा सा बटन वाला फोन यूज करते हैं, वो मोबाइल फोन यूज करते हैं और वो स्मार्टफोन ऑपरेट नहीं करते. मैंने उनसे कई बार पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं मुझे यार समझ में नहीं आता, ये स्मार्टफोन में ये करो वो करो, स्क्रीन टच करो, ऐसे वैसे, मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, मुझे बड़ा आराम मिलता है इस बटन वाले फोन से. ऐसे ऐसे दो चार किया, ऐसे किया, फोन लगाया, लग गया, ऐसे एक बटन दबाया, टॉर्च जल गया, ऐसे एक बटन दबाया, लॉक हो गया. इससे आसान क्या हो सकता है? उसमें तो इतने सारे ऑप्शन है कि कहीं गड़बड़ हो गया तो बड़ा फेरा लग जाएगा. मैं उसके लिए नहीं बना, मुझे उन सब चीजों से दूर रखो. तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो जिंदगी का रफ्तार है, जिस पेस से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उस रफ्तार को वो मैच नहीं कर पा रहे हैं. वो उस रफ्तार से काफी पीछे छूट गए हैं. बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो फैशनेबल नहीं है. आजकल हमारे जमाने में, आपके जमाने में एक्सीडेंटल जीन्स बड़ा चल रहा है, नैरो जीन्स बड़ा चल रहा है. कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल जीन्स पहनना पसंद नहीं करते होंगे. उनको आप जीन्स पहना दो तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे, उनको जीन्स कतई पसंद नहीं है. कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी साइकिल से घूमना पसंद करते हैं, उनको बाइक्स पसंद नहीं है, जबकि आज का जो जनरेशन है वो केटीएम जैसी लग्जरियस बाइक्स लेकर के घूमता है. ड्यूकाटी और भी कई सारी बाइक्स आजकल तो लेके लोग घूम रहे हैं. रॉयल एनफील्ड तो आम बात हो रखी है. तो ये जो गैप है, कई लोग इस गैप को पूरा नहीं कर पाते हैं. मैं अपनी बात करूं तो जब हमने जन्म लिया और जब हमारा होश संभाला तो हम लोगों ने भी वीडियो गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन वो वीडियो गेम बड़ा दूसरा था. कॉन्ट्रा, एक बंदूक लेके जा रहे हैं, टिक 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 मार रहे हैं, बस वही है. आज की वीडियो गेम्स पबजी है. लेकिन मैं क्या है, मैं पबजी भी खेल लेता हूं, मैं पबजी भी देख लेता हूं. मैं क्या है, मैं अपने जमाने के कार्टून्स भी देखता था, आज डोरेमोन पोकेमोन भी मैं देख लेता हूं. और मैं जो फैशन जैसे जैसा चेंज होता है, मैं अपने आप को चेंज करता जा रहा हूं. तो मैं क्या है, मैंने उस पेस को मैच किया है. वो लाइफ में जो पेस है, जो स्पीड बनती जा रही है, मैं उस स्पीड को मेंटेन कर रहा हूं, मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूं, मैं अपने आप को इवॉल्व करा रहा हूं. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं, और जो ये नहीं कर पाते हैं उनको जिंदगी से हमेशा शिकायत रहती है, और उन्हें ये लगता है कि द पेस फॉर लिविंग, आगे टॉपिक पर, द पेस फॉर लिविंग, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो पेस है, जो स्पीड है, वो मेरे लिए नहीं है. मैं अभी भी उस दुनिया से, उस स्पीड से बहुत पीछे हूं, और शायद इस पीछे रहने की वजह से ना तो मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूं, ना मैं अपना मुकाम बना सकता हूं, ना लोगों के बीच में सम्मान पा सकता हूं, ना ही मेरी प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न उठता है. इसी जद्दोजहद को लेकर के, एक ऐसे व्यक्ति की जद्दोजहद जो इसी तरह से वो पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जीवन के रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहा है और कहीं पीछे छूट जा रहा है, तो उसकी क्या व्यथा है, इस व्यथा को ही प्रस्तुत लेख में आरसी हचिंसन साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से समझाया है कि किस तरह से रहने के लिए जरूरी जो पेस है वह कहीं खोता चला जा रहा है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोग किस तरह से अपनी स्पीड को बरकरार रखते हैं, कुछ लोग स्पीड से आगे भी निकल जाते हैं और वो एक नई स्पीड सेट करते हैं
और कई लोगों के लिए ये एक दुख भरी दास्तान ही साबित होती है। इसी पाठ्यक्रम को लेके, इसी सब्जेक्ट को, इसी टॉपिक को लेकर आज आपके बीच हम लोग मौजूद हैं। टॉपिक का नाम है द पेस फॉर लिविंग, रिटन बाय आर.सी. हचिंसन। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग ऑथर के बारे में जान लें। ऑथर का मतलब लेखक होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा होगा कि आर.सी. हचिंसन इज ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, मतलब अंग्रेजी उपन्यासकार है। अंग्रेज उपन्यासकार है। नॉवेल माने होता है क्या? उपन्यास। तो नॉवेलिस्ट मतलब हो जाएगा उपन्यासकार। जो उपन्यास लिखते हैं उस उपन्यास के लेखक को नॉवेलिस्ट कहते हैं। तो यह एक ब्रिटिश लेखक है, अपनी भाषा में समझे। ही हैज वेरी नाइसली एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, कहना, व्यक्त करना या कहना। He has nicely expressed his views about the society of his time. उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने दौरान, अपनी जब वो लिखते थे उस समय के समाज के बारे में अपनी धारणा व्यक्त की है। इन हिज वर्क, इस अपने कार्य में, मतलब जो ये प्रस्तुत लेख है इसमें उन्होंने अपने समाज में, जो उस समय का समाज है जब वो लिख रहे थे, उस समय के समाज को उन्होंने प्रस्तुत लेख में व्यक्त किया है। We find in his novels, हम लोग उनके नॉवेल में पाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्टीट्यूड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण। इसका मतलब हो गया असाधारण। और एप्टीट्यूड का मतलब हो गया अभिरुचि, मतलब पसंद नापसंद, अपनी भाषा में समझे। तो we find in his novels extraordinary aptitude which touches sensitive topics along with contrary statements. हम लोग उनके नॉवेल में पाते हैं असाधारण अभिरुचि, मतलब उनका जो रुचि है, which touches the sensitive topics, जो संवेदनशील टॉपिक को छूती है, along with contrary statements. contrary का मतलब होता है विरोधी या विरोधाभासी भी कह सकते हैं। विरोधी स्टेटमेंट मतलब उनके उपन्यासों में हम पाते हैं समाज के ऊपर व्यंग करता हुआ कुछ लेख, कुछ प्रस्तुत कथन, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही गहरी होती हैं, संवेदनशील होती हैं। इन द पेस फॉर लिविंग ही एक्सप्रेसेस द सफरिंग्स ऑफ मॉडर्न मैन। उन्होंने इन द पेस फॉर लिविंग जो गद्य है, इसमें एक मॉडर्न मैन, जो आधुनिक मानव है, उनकी पीड़ाओं को व्यक्त किया है। सफरिंग्स का मतलब हो गई पीड़ाएं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, इस चैप्टर में उन्होंने व्यक्त किया है। ही रिमार्केबली नैरेट्स। रिमार्केबली का मतलब हो गया आश्चर्यजनक ढंग से, आश्चर्यजनक रूप से। रिमार्केबली का मतलब हो गया आश्चर्यजनक रूप से। He remarkably narrates the fast movement of men, things and objects. वह आश्चर्यजनक ढंग से व्यक्त कर रहे हैं फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, किसी गति, किसी इंसान की बहुत तेज गति, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की बहुत तेज गति, which hurts regular movements, जो आम गति को नुकसान पहुंचाता है। हर्ट मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, हर्ट मतलब हो गया चोट पहुंचाना या क्षति पहुंचाना। मतलब वो इस चैप्टर में ये दिखा रहे हैं कि एक आधुनिक मानव जो है वो इतना तेज चलता है, आधुनिक वस्तु इतनी तेज चलती है कि वो आम गति को, साधारण गति को चोट पहुंचाती है। कॉजिंग अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इससे एक आदमी, औरत या बच्चे पर बेमतलब का प्रेशर पड़ता है, बेमतलब का दबाव पड़ता है। मतलब उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो आम गति है, उस गति से आधुनिक मानव जो है, आज का मानव है, उतना तेज चल रहा है कि हर किसी को उस तेजी से चलने की वजह से अपने ऊपर एक्स्ट्रा दबाव लेना पड़ रहा है। नई नई चीजें सीखनी है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, फैशन बदल रहा है, वो चेंजेस करने हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर हर आदमी अपने ऊपर लेकर चल रहा है, ऐसा लेखक का मानना है। उसी पीड़ा के ऊपर, प्रस्तुत काव्य के ऊपर उन्होंने ये लेख लिखा है, द पेस फॉर लिविंग। इसी चीज को और बेहतर ढंग से इंट्रोडक्शन में मैंने लिख दिया है, देखें, द पेस फॉर लिविंग इंट्रोडक्शन। परिचय है इस टॉपिक का। क्या परिचय? देखिए, आर.सी. हचिंसन इन हिज एसे द पेस फॉर लिविंग has most beautifully described the fast movement of men, things and objects. प्रस्तुत गद्य में या प्रस्तुत निबंध में
लेखक ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना। उन्होंने किसी वस्तु, इंसान के जो तेज गति है, जो चाल है जीवन के प्रति, जो फास्ट चल रहे हैं, उसी को उन्होंने इसमें बहुत खूबसूरती से व्याख्या की है। He also expresses the problems arising out of undue pressure on men, women and children. वह यह भी व्यक्त करते हैं कि किस तरह से ज्यादा दबाव लेने से पुरुष, स्त्री और बच्चे पर परेशानियां खड़ी होती हैं, कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। It causes much inconvenience to them. इससे उनको बहुत परेशानी होती है। इनकन्वीनियंस का मतलब आप परेशानी समझें, ऐसे कन्वीनियंट माने आरामदेह होता है और इनकन्वीनियंट माने कष्टकारक हो गया। तो इनकन्वीनियंस मतलब कष्ट ही समझे, प्रॉब्लम ही समझे। तो किस तरह से बच्चे या पुरुष या महिला को इस तेज गति को प्राप्त करने के लिए जो अतिरिक्त दबाव लेते हैं, उससे उनको किस तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इसी विषय पर उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से यह गद्य पेश किया है, द पेस फॉर लिविंग। अब चलिए इस कहानी के समरी पर आते हैं। कहानी बड़ी है और उसको समराइज करके मोटा मोटी सारी बातों को लेकर के मैंने लिखा है कि कहां से शुरू हो रहा है। देखिए, The author narrates the experience of a show he had recently seen in Dublin. डबलिन एक जगह का नाम है जो जर्मनी में है। वहां वो गए हुए थे और वहां जाकर उन्होंने एक नाटक देखा। तो उसी नाटक से वो अपनी कहानी को, उस अपने अनुभव को वो शुरू करते हैं। कहानी लिखना उसी नाटक का आधार बना के शुरू करते हैं। द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मतलब समझते होंगे, भुट्टा, मक्का। तो जो मक्का बेचने वाला एक किसान है, वह उस कहानी का, उस नाटक का मुख्य पात्र है। रिजाइडिंग इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री। रिजाइड का मतलब रहना होता है। जो एक स्मॉल आयरिश देश का रहने वाला है और एक किसान है, मक्के का किसान है। एल्डरली मतलब थोड़ा बूढ़ा हो गया, बूढ़ा किसान, एक आयरिश कंट्री में रहने वाला, आयरलैंड का होगा वो। आयरलैंड का रहने वाला एक मक्का का व्यापारी है, एक मक्का का किसान ही उस नाटक का मुख्य पात्र है। और वो नाटक वो देख कहां रहे, डबलिन में। He had many anxieties. उसको बहुत सारी उत्तेजनाएं हैं। एनेक्साइटी मतलब उत्तेजना। देख लीजिए, एनेक्साइटीज आप इस सब को चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में भी। उत्तेजना है, समस्या है, कह सकते हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं हैं। His heart was full of weakness. उसका जो हृदय है वो कमजोरियों से भरा हुआ है, यानी उसको तरह तरह की परेशानियां है। परेशान आदमी कमजोर होता है, उसमें ताकत नहीं होती। He was offended by his nephew. उसका भतीजा उसका बात नहीं मानता। ऑफेंड का मतलब होता है बात न मानना, या ऑफेंस मतलब गलती होता है। धमकाना कह सकते हैं, हड़काना कह सकते हैं, जो सेंस लगा लें। उसे उसका जो नेफ्यू है, भतीजा है, वो धमकाता रहता है, हड़काता रहता है। His wife was spending on a holiday on her fantastic affair. और उसकी पत्नी को एक बीमारी है कि वो हर हॉलिडे पर, मतलब हर संडे को, मोटा मोटी हर सप्ताह उसे $10, 10 पाउंड खर्च करने की आदत है। और वो भी बेमतलब का। उसे लगता है कि भाई जीवन यही है ना, खाया पिया मौज मनाया। तो हर सप्ताह उसे मौज मनाने की आदत है। देखिए वो किस तरह का किसान का चरित्र वर्णन कर रहे हैं लेखक। वो ये सब नाटक में देख रहे हैं कि एक ऐसा किसान है जो वृद्ध हो चला है, मक्के का व्यापारी है, और उसको तरह तरह की परेशानियां हैं। परेशानियां होती है किसानों को कि पानी नहीं हुआ, अच्छा मौसम नहीं हुआ तो फसल अच्छा नहीं होगा, अच्छा फसल नहीं होगा तो बिकेगा नहीं तो जो कर्जा वगैरह लिया वो कैसे भरेंगे। इतनी सारी परेशानियां उसको हैं। इन परेशानियों के बीच उसका एक भतीजा है जो उसको हमेशा ऑफेंड करता रहता है, धमकाता रहता है, हड़काता रहता है, या यूं कहीं कि उससे पैसे वगैरह छीनता रहता है। चलो ये दुख तो उसको है ही, साथ साथ उसकी पत्नी का भी दुख है कि उसकी पत्नी ये नहीं समझती कि पैसे कहां से आ रहे हैं। उसे 10 पाउंड जो है हर वीकेंड पे खर्च करने की आदत है। हर सप्ताह उसको खर्चा करना ही करना है, या तो वो अपना ड्रेस खरीद ले, या मस्ती करे, पार्टी करे, वो करेगी ही करेगी। सोचिए कितना परेशान इंसान है कि उसको अपने बिजनेस को भी खड़ा करना है, अपनी खेती को भी खड़ा करना है, भतीजे का भी जुल्म झेलना है, और पत्नी भी एक तरह से उस पर जुल्म ही कर रही है। They told him that it has become easier now to go by an aeroplane at 1000 miles an hour. It was too fast for the corn merchant. तो ये जो पात्र है हमारा, ये कहता है कि मैंने सुना है कि आजकल तो जो एरोप्लेन है वो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो यह एक व्यंग करता है। वो यह व्यंग ये दिखलाता है कि जिस रफ्तार से आज दुनिया चल रही है, उस रफ्तार से शायद मैं नहीं चल पा रहा हूं, उस रफ्तार से शायद मैं इनकम नहीं कर पा रहा हूं,
उस रफ्तार से शायद मैं इन अपने भतीजे भतीजियों का या बीवी की जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए वो कहता है कि आजकल तो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना भी बड़ा आसान है, लेकिन एक कॉर्न मर्चेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात है। कॉर्न मर्चेंट के लिए यहां व्यंग्य क्या है समझिए, कि कॉर्न मर्चेंट कैसे सपोज करेगा कि वो इतना पैसा कमाए कि वो हवाई जहाज से सफर करे। लग्जरी का मतलब यही है कि वो हवाई जहाज से सफर करे, आलीशान घर बना ले, ये उसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसी मुश्किल को लेखक ने शुरुआत में डिस्क्राइब किया है उस नाटक को देखने के बाद जो उन्होंने डबलिन में देखा था। तो लेखक साहब ये देख रहे हैं और उन्होंने बताया कि पात्र ये है, कॉर्न मर्चेंट है, और उसी कहानी को उन्होंने आगे लिखते हुए ये बताया कि कॉर्न मर्चेंट का हृदय कमजोर है, वो कमजोर मानसिकता का इंसान है और उसका भतीजा ही उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे प्रताड़ित करता है। उसकी बीवी हर सप्ताह 10 पाउंड खर्चा कर देती है और वो बहुत परेशान रहता है। और इसी परेशानी में कह रहा है कि आजकल तो मैंने सुना है कि 1000 प्रति मील की रफ्तार से एरोप्लेन उड़ता है। यह व्यंग करता है वो। तो इस बात को सुन करके आगे देखिए, द ऑथर बिकेम स्पेलबाउंड। स्पेलबाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध। स्पेलबाउंड, मंत्रमुग्ध हो जाता है इस बात को सुन करके। क्या कि मैंने सुना है आजकल तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन उड़ रहा है। ये जो व्यंग है, ये जो कटाक्ष है, जो टोन मारता है वो कॉर्न मर्चेंट, ये सुन करके वो उस सीन को देख करके ये जो लेखक है हमारा स्पेल बाउंड हो जाता है। द ऑथर बिकेम स्पेल बाउंड टू सी दैट सीन। अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रीवांसेस, ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत, ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत। अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रीवांसेस ऑफ द कॉर्न मर्चेंट वाज नॉट टू द पॉइंट। उसके हिसाब से जो वो कॉर्न मर्चेंट था, जो मक्का का व्यापारी था, वो जो ये शिकायत कर रहा है, ये टू द पॉइंट नहीं है, ये सरासर ठीक नहीं है। वो ये कमेंट इसलिए कर रहा है कि उसे लगता है कि वह जिंदगी के रफ्तार में कहीं पीछे छूट गया है। उसकी बीवी आगे चली गई है, उसका भतीजा आगे चला गया है और वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि वो बेवकूफ है, इसका मतलब है कि वो कमजोर है। ये जिंदगी से उसको शिकायत है। तो लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी ये जो जिंदगी को लेकर शिकायत है ये सही है। आगे देखिए, द ऑथर हैज नो हेजिटेशन इन रैपिड मूवमेंट। रैपिड का मतलब तेज ही होता है, ठीक है, और हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट होता है। हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट। द ऑथर हैज नो हेजिटेशन इन रैपिड मूवमेंट मतलब लेखक को तेज गति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। He enjoys driving cars at 90 miles an hour. उसको तेज गति से गाड़ी चलाना, 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाना पसंद है। बट कार अगर उसकी अपनी हो तो he pays honor to the machine which carries so fast to a distant place. वो उस मशीन को बहुत ही इज्जत देता है जो काफी तेज गति से चलते हुए दूरस्थ स्थान तक पहुंचा देती है। डिस्टेंट का मतलब दूरस्थ हो गया, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, तो डिस्टेंस यहां डिस्टेंट यूज किया है, तो इसका मतलब दूरस्थ, मतलब दूर में स्थित। दूर स्थित स्थान पर जो मशीन आपको तेज गति से पहुंचा दे उसको लेखक जो है प्रतिष्ठा देता है, उसको सम्मान करता है वो। He also appreciates the journey by aeroplane. वो एरोप्लेन से यात्रा करने को भी अच्छा मानता है। Which makes it easier to dine in London and lunch in New York next day. प्लेन से अगर आप यात्रा करें तो ही संभव है कि आप डाइन करें। डाइन का मतलब होता है रात का भोजन, रात का भोजन करना। डिनर से डाइन बना है कि आप डाइन इन लंदन, कि आप लंदन में जाकर रात का खाना खाएं, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन न्यूयॉर्क में जाकर के दिन का खाना खाएं। ये कैसे संभव है? जब आप प्लेन से यात्रा करें। तो लेखक को प्लेन की जर्नी भी पसंद है क्योंकि इससे आप रात को चाहें तो लंदन में रात का खाना खाएं और अगले दिन उठ के अमेरिका आ जाएं और न्यूयॉर्क में दिन का खाना खाएं। इतनी तेज गति से यात्रा करना केवल प्लेन से संभव है, इसलिए लेखक को प्लेन की यात्रा भी पसंद है। बट इट कैन नॉट प्रोवाइड द सॉर्ट ऑफ फन द प्लेजर ऑफ ट्रैवल वन गेट्स फ्रॉम ए कंट्री बस। लेकिन वो कहते हैं कि इससे वो मजा नहीं मिलेगा। प्लेजर का मतलब आनंद, फन का मतलब मजा। प्लेजर का मतलब हो गया आनंद और फन का मतलब हो गया मजा। कह रहे हैं वो आनंद, वो मजा नहीं मिलेगा जो आप कंट्री बस से, देहात, गांव देहात की जो बसें होती है उनसे सफर करके करें।
क्योंकि जब आप उनसे सफर करेंगे तो आसपास का माहौल को देखते चलेंगे, खेत खलिहान देखते चलेंगे, गांव की मिट्टी, गांव का शुद्ध वातावरण मिलेगा आपको। लेकिन प्लेन से यात्रा करेंगे तो आप एक स्थान से बहुत दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी चले तो जाएंगे, लेकिन लेखक के अनुसार वो मजा आपको कभी नहीं मिलेगा जो आप लोकल गाड़ियों के द्वारा मजा ले सकते हैं। यहीं पे विरोध शुरू हो गया। एक तरफ लेखक कह रहा है कि उस कॉर्न मर्चेंट का जो जिंदगी को लेकर शिकायत था कि जिंदगी बहुत तेज चल रही है और मैं बहुत स्लो हूं, ये सही नहीं है। हालांकि लेखक भी लगभग उसी विचारधारा के हैं। हालांकि ये मानते हैं कि स्पीड से चलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि स्पीड से ही ये पॉसिबल है कि आप रात का खाना लंदन में खाइए तो दिन का खाना न्यूयॉर्क में खाइए। अगर ये गति वाली चीजें ना हो, ये मशीनें हमारे बीच ना हो, तो हम इस गति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि इन मशीनों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से दूरी तो तय कर लेंगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो मजा हम स्लो जा करके स्लो चीजों को कर करके हासिल कर सकते हैं। सो द फास्ट स्पीड इन आवर रियल लाइफ इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज यूजफुल। इसलिए जो फास्ट स्पीड है, तेज गति है हमारे जीवन में, ये हमेशा लाभकारी नहीं होता है। यूजफुल का मतलब लाभदायक, लाभकारी। कह रहे कि हमेशा तेज गति हमारे जीवन में लाभदायक ही नहीं होती है, फलदायी नहीं होती है। और एंसेस्टर्स का मतलब हो गया पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, पुरखा पुरनिया, वर नॉट अकस्टम्ड सच फास्ट मूवमेंट। अकस्टम्ड का मतलब आदी होता है, मतलब जिसको आदत हो जाए किसी चीज की। वो हमारे जो पूर्वज थे वो इतने तरह फास्ट मूवमेंट के आदी नहीं थे, बिकॉज नो सच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। क्योंकि उस समय ऐसा कोई तेज गति से संचार संभव नहीं था। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है यहां पर में? कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संचार, क्योंकि उस समय ऐसा कोई संचार का विधि नहीं था। आप थोड़ा सा यहां पर में आप समझे कि आज हम लोग अपने मोबाइल फोन से देश विदेश कहीं भी बैठ करके बात कर लेते हैं, बात छोड़िए लाइव बात कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल वगैरह कर लेते हैं। लेकिन आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले आप चले जाइए, उस समय पॉसिबल नहीं था। उस समय उतनी गाड़ियां भी नहीं थी, लोग बैलगाड़ी वगैरह से जाया करते थे। तो वही कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज इस तरह की तेज गति के आदी नहीं थे कि फट से हम न्यूयॉर्क चल गए, फट से लंदन चल गए, फट से दिल्ली चल गए, फट से कोलकाता चल गए। इतनी तेज गति से ना तो वो बातें कर सकते थे एक दूसरे को और ना ही कहीं आ जा सकते थे, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की गति वाली मशीनें उस वक्त मौजूद नहीं थी। एंड वी माइट एक्सेप्ट द फैक्ट ग्रेटफुली, और हम लोग आदरपूर्वक, ग्रेटफुली का मतलब हो गया यहां आदरपूर्वक, और हमें इस बात को आदरपूर्वक मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए? कि उस वक्त वो चीजें नहीं थी, इसलिए वो लोग स्लो जीवन जीते थे, लेकिन वो जीवन का आनंद उठाते थे। और आजकल चीजें हमारे पास हैं, हम लोग तेज जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन का वो मजा नहीं ले पा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने लिया, जीवन का वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने लिया। ये बात भी हमें माननी चाहिए सम्मान पूर्वक। लेखक ये कह रहे हैं When the mental activities is directed in a particular direction, कह रहे हैं कि जब किसी खास दिशा में, जब कोई दिमाग की गतिविधि संचालित होती है, the fast speed becomes somewhat unfriendly, तब उस समय ये फास्ट स्पीड जो होता है ना, ये अनफ्रेंडली हो जाता है, दोस्ताना नहीं रहता है। Because they naturally do not follow the steps of the machine, क्योंकि ये जो है ना वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करता। हमारा दिमाग किसी मशीन के स्टेप को फॉलो नहीं करता, हमारा दिमाग अपने हिसाब से चलता है। तो किसी खास तरह का कोई काम करना हो तो फिर हम लोग अच्छा स्पीड को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो स्पीड से काम नहीं करेगा। हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा जैसा हमारा दिमाग बना है। हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है कि एक स्टेप ये किए तो फिर ये करना है, तो फिर ये करना है, तो फिर ये करना है, वैसा ही करे। बीच में हमारा दिमाग कैसा भी काम कर सकता है। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि हर वक्त हाई स्पीड हमारे लिए अच्छी नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ऑथर ये दिखा रहे हैं कि उन्हें हाई स्पीड जीवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाना खुद पसंद है, जबकि गाड़ी उनकी हो। लेकिन आगे वो क्या सोचते हैं ये देखिए, इस पैरा में ये बात आ गई कि द ऑथर थिंक्स दैट ही इज अ स्लो थिंकर। ऑथर को लगता है कि वो स्लो थिंकर है, मतलब धीमा सोचने वाला व्यक्ति है। ही रियलाइजेस, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, अनुभव होना, एहसास होना ही समझिए। He realizes that he would get lowest marks in intelligence test.
उनको यह एहसास होता है कि उनको बहुत कम नंबर आएंगे यदि कोई बुद्धिमानी की परीक्षा हो। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब बुद्धिमानी की परीक्षा, बुद्धिमता आप कह सकते हैं। As such, slow thinkers like him are awfully incapable of earning their livelihood। क्योंकि उनको लगता है कि जो उनके जैसे स्लो थिंकर्स हैं वो awfully मतलब खराब ढंग से, औ का मतलब खराब होता है, घटिया, कुरूप, बेढंगा, तो आप खराब ढंग से समझ लें, खराब ढंग से। उसके बाद जो वर्ड है देखिए इनकैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, तो इनकैपेबल का मतलब क्या हो जाएगा, असक्षम, मतलब जो करने में सक्षम ना हो, जो उस काम को कर ही ना पाए। इनकैपेबल ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है जीविका, जो हम अपना कमाई करते हैं खाने पीने जीवित रहने के लिए, उससे लाइवलीहुड यानी जीविका कहते हैं। तो लेखक को लगता है कि वो खुद एक स्लो थिंकर है, उसे लगता है, उसे इस बात का एहसास है कि अगर कोई बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी तो चूंकि वो तेज तेज नहीं सोच सकता है, इसीलिए उस बुद्धिमानी की परीक्षा में वो फेल हो जाएगा, उसको बहुत कम नंबर आएंगे। और उसे ऐसा भी लगता है कि उसके जैसे तेजी से न सोचने वाले लोग इनकैपेबल होते हैं अपनी जीविका कमाने में, असक्षम होते हैं अपनी जीविका कमाने में भी। मतलब जो स्लो लोग होते हैं ना, वो पैसे भी नहीं कमा सकते, अपनी जीविका भी, रोजी रोटी भी नहीं कमा सकते, ऐसा लेखक को लगता है। Though it is not so much required for the practical use of one's mind to get enjoyment। लेकिन लेखक को यह भी लगता है कि दिमाग का मजा लेने के लिए इतना ज्यादा तेज होना भी जरूरी नहीं है। लेखक को लगता है कि अगर किसी चीज में मजा लेना हो, एंजॉयमेंट करना हो, प्रैक्टिकल दिमाग का यूज जहां करना हो, जहां दिमाग का स्पीड का यूज ना करना हो, वहां स्पीड की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। देखिए दोनों बातें लेखक ने कह दी, यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। एक समय वो कह रहे हैं कि उन्हें स्पीड से गाड़ी चलाना पसंद है, उन्हें मशीन के प्रति आदर है, क्योंकि ये मशीन से ही संभव है कि फट से हम कभी लंदन में चले जाएं, कभी न्यूयॉर्क में चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं। यानी उनको लगता है कि स्पीड तो जरूरी चीज है। इसीलिए वो जो कॉर्न मर्चेंट ने कहा था कि मैंने सुना है कि 1000 प्रति मील के घंटे से आजकल तो हवाई जहाज उड़ता है, ये व्यंग सही नहीं है। उसकी जो शिकायत है जिंदगी को लेकर के, ये सही नहीं है। और दूसरे पैरा में लेखक ये कह रहे हैं कि वो खुद ही एक कॉर्न मर्चेंट, उस कॉर्न मर्चेंट की तरह हैं, वो खुद एक स्लो थिंकर हैं, और उनके जैसे स्लो थिंकर, उनके जैसे धीमा चलने वाले लोग, धीमा सोचने वाले लोग अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकते हैं। लेकिन वो इसमें एक अच्छाई भी निकाल करके ये दिखा रहे हैं कि जो धीमा सोचने वाले लोग हैं वो जिंदगी की स्पीड में तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन मजा लेने की बात आएगी जब जिंदगी की, तो उनको इस स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्लो थिंकर्स जिंदगी का ज्यादा अच्छे से आनंद उठाते हैं, ज्यादा मजा लेते हैं, ऐसा उन्होंने इस पैराग्राफ में कहा है। द ऑथर हैज कंफर्म्ड द फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। द ऑथर हैज कंफर्म्ड, ऑथर ने कंफर्म कर दिया है, निश्चित कर दिया, द फैक्ट, इस सच्चाई को, अबाउट हिज शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है खामियां, कमियां, इंसान के अंदर जो खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, उन्हें ही हम शॉर्टकमिंग्स कहते हैं, बुराइयां कह लीजिए। तो लेखक ने अपनी इस स्लो थिंकिंग को, धीरे धीरे जो वो सोचते हैं, वो तेज नहीं सोच पाते हैं, इस कमी को कंफर्म करते हुए एक एग्जाम्पल भी दिया है। Once he went to a film scene with his wife। वो एक फिल्म में गए, एक फिल्म देखने गए अपनी पत्नी के साथ। He had to take the assistant of his wife to know the difference between the female artist of the film। उसमें 3 हीरोइनें थीं और उनको अपनी वाइफ का असिस्टेंस लेना पड़ा। असिस्टेंस का मतलब सहायता हो गया, यहां असिस्टेंस का मतलब हो गया सहायता। उनको अपनी पत्नी की सहायता लेनी पड़ी उस फिल्म की तीनों फीमेल आर्टिस्ट के बारे में जानने में। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड डिफरेंस इन द फिगर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। क्योंकि उन तीनों जो हीरोइन थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये तीनों हीरोइन अलग अलग हैं। उनको लग रहा था कि फिगर भी एक जैसा है, फेस भी एक जैसा है। फेशियल का मतलब क्या हो गया, फेस से, फेशियल एक्सप्रेशंस भी दोनों के जो हाव भाव थे तीनों के वो एक जैसे हैं। तो सोचिए कितने स्लो थिंकर थे कि 3 हीरोइन फिल्म में है और उनको लग रहा है कि तीनों एक ही है, और ये उनको समझ में नहीं आया। इसलिए अपनी पत्नी से पूछा कि ये वही लड़की है ना, ये वही हीरोइन है ना जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। तो उनकी पत्नी उनको समझाती कि नहीं, ये तीनों अलग अलग लड़कियां हैं, ABC ऐसा करके वो समझाती हैं। तो ही ब्लेम्स हिज स्लो थिंकिंग फॉर दिस डिफेक्ट इन हिम। तो जो ये वो नहीं पहचान पाए
कि ये तीनों हीरोइन अलग अलग थी, उनको लगा कि तीनों तो एक ही है, या उनको 3 हीरोइन है यही नहीं समझ में आया। तो ये अपने स्लो थिंकिंग को ही इस कमजोरी का बहाना मानते हैं, या इस कमी जो है उनके कमी, ये जो कमी है कि वो हीरोइन तक नहीं पहचान पाए फिल्म में, इसका वजह मानते हैं उनका स्लो थिंकिंग, धीरे धीरे सोचना। He blames his slow thinking for this defect in him. Defect का मतलब फिर वही कमी, खामी, खराबी, उनमें जो ये खराबी है इसका कारण वह स्लो थिंकिंग को ही मानते हैं। So he thinks that to achieve the mission of life, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अपने जीवन का मिशन को प्राप्त करने के लिए one must move faster with the pace of time. किसी भी व्यक्ति को समय के साथ तेज चलना चाहिए। जिस रफ्तार से समय चल रहा है, जिस तेजी से दुनिया चल रही है, उसी तेजी से इंसान को चलना चाहिए, तभी वो अपने जीवन का मिशन, एम, लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। Thus the author suggests, thus का मतलब हुआ इस प्रकार, the author suggests, लेखक सलाह देते हैं, suggest का मतलब हो गया सलाह देना। Thus the author suggests fast pace in life for living. इस प्रकार ऑथर सलाह देते हैं, लेखक सलाह देते हैं तेज गति के लिए, फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, जीवन के साथ तालमेल बैठाने के लिए तेज गति जरूरी है, यह सलाह देते हैं लेखक। He also warns us, warn का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। He also warns us, वो हमें चेतावनी भी देते हैं, not to be slow thinker like him, कि उनकी तरह स्लो थिंकर ना बने, इतने अपंग ना बन जाएं कि चीजों के साथ तालमेल बैठाने में आपको परेशानी होने लगी। We must think faster to reach the goal, हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें तेज सोचना होगा, तेज डिसीजन लेनी होगी, ऐसा लेखक लास्ट में एंड करते वक्त कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा, इस कहानी को फिर से एक छोटे से रिकैप के साथ समझे कि लेखक डबलिन में एक नाटक देख रहे हैं, उस नाटक को देखते हुए एक कॉर्न मर्चेंट, मक्के के व्यापारी की व्यथा को बता रहे हैं कि किस प्रकार वह अपना व्यापार से खुश नहीं है, उसकी खेती में कोई खास वृद्धि नहीं है, जीवन को वह बहुत नीरस ढंग से ढो रहा है, किस प्रकार उसका भतीजा उसे प्रताड़ित करता है, किस प्रकार उसकी पत्नी हर सप्ताह 10 पाउंड खर्चा करती है, उसे लगता है कि खर्चा नहीं किया तो जीवन में क्या जिया, और वो इन सारी खामियों को लेकर के ढो रहा है, किसी तरह जी रहा है, और इस वजह से वो एक कमजोर इंसान है, उसका हृदय कमजोर है। और वह एक व्यंग करता है कि मैंने सुना है आजकल तो प्लेन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। इस व्यंग को सुन करके लेखक जो है हमारी इस कहानी का, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसे लगता है क्या सटायर है, क्या व्यंग मारा इसने, ये तो रियलिटी है। और फिर उसे एहसास होता है कि वह भी तो उसी प्रकार उस मक्के के व्यापारी के प्रकार ही है, वह भी धीरे धीरे सोचने वाला व्यक्ति है, उसे भी फिल्म में देखने जाता है तो समझ में नहीं आता कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। फास्ट फिल्म में उसको चीजें समझ में ही नहीं आती हैं। कई बार हमारे और आपके बीच में कई लोगों को ऐसे होंगे जिनको फास्ट मूवीज में समझ में नहीं आता होगा कि हीरो कौन, हीरोइन कौन, क्या हो रहा है फिल्म में। मैंने देखा है कई लोगों को फिल्में समझ में ही नहीं आती। वो क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि वो स्लो थिंकर्स होते हैं, लेखक की तरह। वो तेज तेज नहीं सोच पाते, वो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते फिल्म का। लेखक को ये एहसास होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि उसे स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उस किसान को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जीवन का आधार ही स्पीड है। आज हम फट से चाहे तो लंदन चले जाएं, रात का खाना लंदन में खा करके अगले दिन का खाना खाने के लिए दोपहर का खाना हम न्यूयॉर्क में खा सकते हैं। ये स्पीड की वजह से ही तो संभव है, क्योंकि वो प्लेन आज हमारे पास मौजूद है जो इस रफ्तार से चल सकती हैं, इस रफ्तार से उड़ सकती हैं। लेकिन फिर वो इसी बात को काटते हुए कहता, लेकिन वो मजा प्लेन में कहां, जो मजा गांव घर की गाड़ियों में है, जो मजा बैलगाड़ी में है, जो मजा गांव की बसों में है। आप जो मजा जीवन का आनंद इन चीजों से ले सकेंगे, वो मजा प्लेन से कहां ले जाएंगे। फिर वो आगे कहता है, लेकिन जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त करना है तो स्पीड का तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर सभी मेरे जैसे स्लो थिंकर हो जाएंगे तो वो तो सोचते ही रह जाएंगे और हर टेस्ट में फेल करने लगेंगे, और हर टेस्ट में फेल करेंगे तो उनको रोजी रोटी की भी आफत हो जाएगी। तो अंततः वो इस जद्दोजहद को ही दिखा रहा है कि किस प्रकार कुछ लोग आज के जमाने के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते, किस प्रकार कुछ लोग
अपने ही जमाने में, अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के बीच पीछे छूट जाते हैं और जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाते, फिर उन लोगों को किस प्रकार कष्ट होती है, समस्या होती है, किस प्रकार वो जिंदगी से लड़ते हैं, अपनों से लड़ते हैं, इसी जद्दोजहद के बीच इस खूबसूरत से कहानी का ताना बाना बुना है आरसी हचिंसन साहब ने, और ये लेख हमारे बीच प्रस्तुत है द पेस फॉर लिविंग के रूप में। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा और ये समझ रहे होंगे। और अगर आपने इस कहानी को समझा होगा तो अभी एक दो एग्जाम्पल आपको भी फटाफट याद आ रहे होंगे कि हाँ, उसके साथ तो ऐसा होता है। शायद आपको अपने पिताजी ही दिखने लगे होंगे अभी कि मेरे पिताजी भी तो वही हैं, उनको भी आज स्मार्टफोन दे दो तो उनको नहीं चलाने आता, कहते कि हमनी के तो जमाना में ही होता रहे, वो होता रहे। वो लगातार अपने पुराने जमाने के जीवन को बात करते हैं, लेकिन वो उसी में खुश हैं। और आप शायद उस जमाने में खुश नहीं, आप शायद पबजी खेल कर खुश हैं। और फर्ज करिए कि जब यही स्थिति आपके बच्चों के साथ होगी आने वाले जीवन में, आज से 30-40 साल बाद, तो दुनिया कितनी तेज चली जाएगी। अगर आप उस स्पीड को मेंटेन किए रहेंगे तो उस वक्त आप सक्सेसफुल आदमी गिने जाएंगे, लेकिन अगर आप उस समय स्लो छूट जाएंगे तो आपसे कई दूसरे लोग सक्सेसफुल गिने जाएंगे। यही जिंदगी, यही स्पीड है जिंदा रहने के लिए, जीवन के साथ बने रहने के लिए और तालमेल बैठाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी स्टोरी, इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, आपने ये पहली बार देखी वीडियो, तो फिर मैं कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस और जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन, कोई भी असुविधा, कोई भी परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दें। मैं आपको यथासंभव इससे रिलेटेड जो भी बात होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, वो दूर करने की कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ लेता हूं मैं विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।